तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का इतिहास का अध्याय 1, जो कि आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। आज जो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन अगर आपको इस चैप्टर का फुल वीडियो चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से जाकर आप जो है फुल वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर को बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी जो जो भी इतिहास के इस चैप्टर में महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। यानी पहले क्या था 18वीं सदी में, कि ये जो देश हैं आज हमें बहुत अमीर देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमें लगता है कि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं देश। लेकिन पहले 18वीं सदी में ऐसे ये नहीं थे। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। यानी ये जो क्या थे कि इनके छोटे छोटे पार्ट्स तो थे ही, और इनके खुद के एक राजा थे। यानी ये जो थे एक साथ नहीं थे, बल्कि आज क्या है कि आज जो है ये सब के सब एक देश बनकर सामने आते हैं, और बहुत बड़ी ताकतों के रूप में। उसके बाद सन नवासी की फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। यानी ये जो क्रांति थी सन 1789 की, इसमें क्या था कि ये जो थी वो राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति थी। यानी इसी की वजह से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पनपी थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुत्व फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। यानी इसने क्या किया कि जो भी राजतंत्र थे, राजा थे, उनको हटाया, और उसके बाद जो भी वहाँ की सत्ता थी वो वहाँ के नागरिकों को सौंप दी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसे राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। यानी इससे पहले क्या था, यानी फ्रांस के आज़ाद होने से पहले जो भी वहाँ का शासन था वो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता था, और वही राजा जो थे वो लगातार शासन कर रहे थे, और कोई नई शासन व्यवस्था बहुत दिन से वहाँ पर नहीं आई थी। 1804 की नेपोलियन संहिता, अब ये क्या थी, इसे 1804 में लागू किया गया था। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। यानी जब नेपोलियन ने क्या किया था कि बहुत सारे जो लोग थे उनको मार दिया था, उसने जो था जर्मन लोगों के लिए ही हित के लिए कानून बनाए थे। तो इस कानून को हटा दिया गया कि उनके साथ जो है वो जन्म के आधार पर कोई भी किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे, सबको जो है वो बराबर माना जाएगा। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। यानी इसने क्या किया कि सबको न्याय तो रखा ही, सबको बराबर तो इसने रखा ही, बल्कि इसके साथ साथ सबकी संपत्ति जो थी और जो सबके अधिकार थे उनको भी सुरक्षित किया। यानी किसी के भी अधिकार जो है वो छीने नहीं गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी सबसे पहले जो क्रांतिकारी फ्रांस दिखा हमें, उसी की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो राष्ट्रवाद का प्रजातंत्र फैला। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति थी। यानी जो अमीर थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था वहाँ पर पहले। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। यानी जो भी गरीब लोग थे और जिनके पास संपत्ति नहीं थी, उन सबको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई, और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। यानी पहले तो सब महिलाओं को, सब पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन जब बाद में ये कानून आया जिसमें नेपोलियन की संहिता जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसमें एक तो कानून तो हटा दिए, सबको बराबर तो माना, लेकिन महिला को जो था वो पतियों और पिताओं के अधीन माना गया। यानी उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया, और उनसे बहुत सी चीज़ें उनके अधिकार की छीन ली गई। उसके बाद वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी इन सब शक्तियों ने यूरोप को, नेपोलियन को मिलकर हराया, के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। यानी इन सब देशों ने क्या किया कि सबसे पहले एक जो थी वहाँ पर मीटिंग बुलाई इन्होंने वियना की, और उसके बाद इसमें सब लोग इकट्ठे हुए, सबके जो अध्यक्ष थे, और ये कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर ड्यूक मेटरनिख जो थे, इन्होंने अध्यक्षता की इसकी, और इस कानून को जो था उन्होंने पारित किया 1815 में ब्रिटेन में वियना कांग्रेस को। ठीक है।
उसके बाद वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें जो विलियम थे, जो प्रथम राजा थे, उनको जनवरी से 1871 में वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। यानी राजा से हटाकर उनको सम्राट बना दिया गया। वो अब एक राज्य को छोड़कर पूरे देश पर जो थे शासन चला सकते थे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा बना दिया। उसके बाद राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली और औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। यानी उसके बाद वहाँ पर आंदोलन चला कि महिलाओं को भी जो है वो बराबर भूमिका मिले, और उसके बाद बहुत सारे संघर्ष हुए और महिलाओं को जो था, महिलाओं ने भी इसमें योगदान दिया, और जो फ्रांस और इटली थे इन्होंने भी उनका साथ दिया, और फिर महिलाओं को जो है बहुत सारी जो अधिकार थे उनके मिल गए। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। यानी इन्होंने बहुत मेहनत की, उनको अधिकार तो मिले, लेकिन वो अधिकार नहीं मिला जो वो चाहती थी कि वो वोट देने का, उनको अधिकार वो नहीं मिल पाया, और इसी कारण वो जो थी वो दुखी हो गई और उनको असेंबली में वोट नहीं देने के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद जो हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसके बाद तो कुलीन वर्ग क्या था? ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद निरंकुशतावाद, एक ऐसी सरकार है, शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यानी एक कोई भी शासन चला रही है व्यवस्था, या कोई एक व्यक्ति शासन चला रहा है, तो उसकी सत्ता पर जो है वो किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगा सकता, वो जैसा मन करेगा वैसा चलाएगा। उसके बाद उदारवाद, यानी लिबरिज्म शब्द लतीनी भाषा यानी लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। यानी ये शब्द कहाँ से निकल कर आया है? लिबरिज्म लैटिन भाषा के एक शब्द लिबर से, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता इसका अर्थ है। नए माध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। यानी ये जो था सबको समानता देने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता था, और सबको जो है स्वतंत्रता भी मिले, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी कोई कानून पारित किया गया या फिर कुछ भी जो है वहाँ पर फैसला लिया गया, तो वहाँ की जनता से पूछा जाएगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, और वो चाहे तो इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकती हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे? जनमत संग्रह। यानी जन के यानी बहुत से लोगों का मत डालकर जो है इस पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद रूढ़िवादी क्या है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यानी एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो क्या करता है कि जो वहाँ की परंपरा है और जहाँ के स्थापित संस्थान हैं उनको क्या कहे कि पुराने तरीके से जो है बदल दे, उन्हें पुरानी तरह से रहने के लिए उन्हें कहे, और पुराने जो भी उनके रूढ़िवादी यानी पुराने तौर पर। उसके बाद यूटोपिया यानी कल्पना दर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी एक ऐसा लोगों का समाज जिसमें सब लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, अपने आप को आदर्श मानते हैं, सभ्य मानते हैं, और इन चीज़ों में क्या होता है कि लोगों का विकास कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन पर कोई भी हमला कर देता है, और वो जो है अपना जो है वो क्योंकि चालाक तो होते नहीं है, तो वो सीधेपन में रहकर जो है उनका विकास नहीं हो पाता। उसके बाद रूमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ये क्या था कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भी राष्ट्रीय भावना है उसका विकास हो, यानी लोग जो है वो राष्ट्र के प्रति सचेत हों, कोई भी जो है वो राजतंत्र को पसंद ना करे। उसके बाद नारीवाद, स्त्री पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवादी है। यानी स्त्री और पुरुषों के लिए जो है सबके बीच बराबरी, समानता रखना, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ भी हो, सबकी सोच समान कर देना, कि सब जो है ये ना सोचे कि महिलाएं पीछे रहेंगी पुरुष आगे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और इसी को हम क्या कहेंगे? नारीवाद, जो महिलाओं के हित के लिए हो। उसके बाद जुकर्स, प्रजा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिससे बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यानी जुकर्स क्या था कि प्रजा एक जगह है, यहाँ की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद जोलवेराइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर आधारित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी
जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है, उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये इतना नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम्स में, ये जो थे 4-5 पॉइंट्स थे, ये बहुत आसान है। उसके बाद हम जो है इस चैप्टर की एकदम मेन थिंग जो कि है प्रतीक, यानी जो सिंबल थे, जो इतिहास में जो इस चैप्टर में सिंबल थे उनका क्या मतलब था, ये बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले था हमारे पास टूटी हुई बेड़ियाँ। टूटी हुई बेड़ियाँ थी जिनका अर्थ क्या था कि आज़ादी मिलना। ये तो बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगा कि टूटी हुई बेड़ियाँ तो कोई स्वतंत्र होना ही चाहता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड था बाज छाप वाला कवच, यानी ऐसा कवच जिस पर बाज छपा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ था, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, यानी वो जो थे इस प्रतीक को, जो कि कवच पर बाज बना हुआ है, इसको अपनी शक्ति मानते थे इस प्रतीक को। उसके बाद बलूत पत्तियों का मुकुट, यानी एक मुकुट जो बलूत पत्तियों का बना था, उसे जो थे वीरता का प्रतीक वो मानते थे, यानी वीरता उसे जाहिर होती थी। उसके बाद तलवार, तलवार का सिंबल भी था। तो तलवार में क्या था, मुकाबले की तैयारी, यानी मुकाबले के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, जिसे कहते थे शांति की चाह, यानी अगर तलवार का सिंबल हो तो वो मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, और अगर तलवार पर जो थी वो जैतून की डाली अगर लपेट दी जाए तो वह शांति चाहते हों, ऐसा लगता था। ऐसा सिंबल का जो था वो अर्थ था। उसके बाद काला, लाल और सुनहरा, 1884 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जैसे जर्मन राज्यों ने ड्यूक्स के प्रतिबंध कर दिया, यानी ये क्या था, काला, लाल और सुनहरा रंग का एक उनका झंडा था, जिसे 1848 में राष्ट्रवादियों ने क्या किया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अगला है हमारा उगते सूर्य की किरणें। अब ये किस चीज़ का सिंबल था, इसका क्या मतलब था, एक नए युग का सूत्रपात तिरंगा। ठीक है, तो वो आई होप ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।